नमस्कार साथियों। आज हम शून्य एकेडमी के मंच पर आपके सामने लेके आए हैं आरएस मेंस का जो अभी पेपर हुआ था, उसका फोर्थ पेपर जो है उसका हिंदी पार्ट, उसको सॉल्व करेंगे। उसके बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से आरपीएच ने प्रश्न पूछे हैं, किस प्रकार से उत्तर उत्तर देने चाहिए थे, और क्या क्या उन्होंने कोशिश की थी हमसे गलती कराने की, और क्या क्या हमने गलतियाँ की जिसको आगे हम फर्दर एग्जाम में न करें। ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे, एक एक प्रश्न की बात करेंगे, किस प्रकार से किस प्रश्न में किस प्रकार पूछने का प्रयास किया था और हमें कैसे करना था, और आपने उम्मीद करता हूँ अच्छा ही किया होगा। ठीक है, क्योंकि पेपर प्रथम दृष्टया तो ऐसा ही होता है, आप देखा होगा पेपर देते ही क्या बहुत टफ था, 2 दिन बाद पेपर बहुत आसान लगता है। ये पेपर की प्रकृति होती है। तो जितना मानते हैं उतना आसान था नहीं। जिसने हिंदी को पूरी तरह कोर रूप से पढ़ा है, कोर्स हम मेरा मतलब ये है जिन्होंने पूरा उसको ढंग से केवल रटने की प्रवृत्ति पर ध्यान नहीं दिया है, उनसे ये पेपर बढ़िया हुआ होगा। क्योंकि हम देखते हैं संधि के कई एग्जाम्पल होते हैं, हम खूब सारे पढ़ के जाते हैं। ठीक है, जबकि कुछ नियम है थोड़े बहुत है, अगर वो ध्यान रख लें, उनसे अगर अपना प्रश्न सही हो जाता है तो रटने की जरूरत नहीं पड़ती वहाँ पर। उसी प्रकार आगे भी खूब सारी बात करेंगे इसके अंदर अपन। ठीक है, देखिए आप। तो सबसे पहले प्रश्न आए थे अपने, वो शुरुआत हुई संधि से। आपने एक बात नोट की होगी इस बार, जो पहले पेपर देखते हैं उसमें संधि के प्रश्न कुछ ज़्यादा थे। इस बार आपने देखा होगा 10 के करीब प्रश्न पूछे लोगोक्ति मुहावरों के। तो ये क्या चीज़ थी? यही तो आरपीएस ने आपको फंसाने की कोशिश की थी। पता है किस पोर्शन में लोगों की गलती होती है, कौन सी चीज़ उनको नहीं आती है। ठीक है, वहाँ लेके वहाँ से प्रश्न पूछें कि जहाँ उनको लिखने की क्षमता है नहीं वो जांची जाए, वो चेक की जाए। ठीक है, देखिए आप। पहला है अपने संधि के प्रश्न, पितृ प्लस उपदेश। पितृ प्लस उपदेश। अब देखिए प्लस के पहले क्या आ रहा है, क्या करना था? कुछ नहीं, प्लस के पहले को बाहर निकालो, प्लस के बाद वाले को बाहर निकालो, सॉल्व करो, प्लस के स्थान पर रख दो, उत्तर मिल जाएगा सीधा। ये अपने क्लास में बात होगी इसके बारे में। ठीक है, आज केवल सॉल्विंग क्लास है तो हम उस अकॉर्डिंग बात करेंगे, ज़्यादा इसको खींचेंगे नहीं, ताकि आप एक बार अपना एनालिस कर सको इसको पूरा। ठीक है, तो पितृ प्लस उपदेश का क्या होगा? पितृ उपदेश। अगर इसके अंदर आपने किसी प्रकार की थोड़ी बहुत मिस्टेक भी की है कि नहीं से बाकी सब तो ठीक है, मेरे यहाँ पर थोड़ा हलंत हो गया, तो पूरा शून्य है, ध्यान रखना आप। उसमें आपको 0 मार्क्स से मिलेगा। हिंदी में ऐसा नहीं होता है कि भाई थोड़ी सी होगी तो आधा नंबर कट जाएगा, आधा मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरी भैंस की तरह है ग्रामर, या तो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो पितृ प्लस उपदेश क्या होगा? पितृ उपदेश। उसी प्रकार सत प्लस शास्त्र। प्लस के पहले त या द हो, बाद में स हो, तो 2 जगह परिवर्तन हुआ था। उच्छ्वास शब्द क्या आपको याद होगा? वैसे ये शब्द है तो क्या होगा? सत शास्त्र। ये त्र इसी पर त्र है, ठीक है ना, लास्ट में। सत शास्त्र, सत प्लस शास्त्र। उसी प्रकार शब्द है कुशाग्र। पिछली बार दे दिया था कुशासन, इस बार दे दिया कुशाग्र। तो ध्यान रखना शब्द होगा कुश प्लस अग्र। कुशा शब्द नहीं होता, शब्द कुश ही होता है। ध्यान, कुश से ही कुशा बनता है, तो कुशाग्र में कुश प्लस अग्र ही होगा, कुशा नहीं होगा। कुश प्लस अग्र, कुशाग्र। फिर शब्द आपके विद्युल्लता। अब ये 2 ल आ रहे हैं यहाँ पर, तो एक को त बना देते काम था बस। उल्लेख, उल्लंघन, विद्युल्लता, विद्युल्लेख, तो विद्युत प्लस लता। त कैसा रहेगा? हलंत। अगर आप हलंत नहीं लगाए तो यहाँ आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे बात करते हैं हम। अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न क्या है आपके कि निम्नलिखित उपसर्ग के योग से 2 शब्द बनाइए। बस केवल आपको 2 शब्द बनाने थे उपसर्ग के योग। पहला उपसर्ग कौन सा दिया? प्राक। अगर आपने संधि ढंग से पढ़ी है, ठीक है, तो आपका ये आराम से होगा इसके अंदर। कैसे? देखो, प्राक प्लस ऐतिहासिक क्या होगा? प्राग ऐतिहासिक। शुरुआत में प्राक आ रहा है, प्राक प्लस मुख, क्या होगा? प्रांग मुख। अभी जो प्रांग मुख है इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? प्राक। और प्राकलन शब्द है जैसे। ठीक है, प्राक उपसर्ग। फिर था आपके कि अन्य उपसर्ग से 2 शब्द बने। देखो कितने आसान शब्द है एकदम, बिल्कुल बिल्कुल सामान्य पेपर, सामान्य शब्द जिसको आप आराम से कर सको। तो अन, अन से क्या बना? अनपढ़ और अनजान। बस यहाँ थोड़ा सोचने की जरूरत पड़ती थी। इस प्रकार के शब्द दिए जिनमें सब मिलते बहुत कम है, जहाँ 3-4 शब्द मिलते हैं। एक बड़े आसान दिया, एक इस प्रकार का दिया, वो पूरी तरह चेक करने के लिए कि आपने ढंग से पढ़ा कि नहीं पढ़ा है। अगर आपने इसको सही सही तरीके से पढ़ा है, अगर आपने संधि सही तरीके से पढ़ी है, तब इसमें कोई दिक्कत नहीं आपके। तो यहाँ आपको संधि भी चेक हो रही है, साथ में ध्यान रखना आप। फिर है निम्नलिखित शब्द से उपसर्ग पृथक कीजिए। देखो मूल शब्द, उपसर्ग और मूल शब्द है। एक में क्या पूछ लिया? उपसर्ग से बनाइए आप शब्द। एक में क्या पूछ लिया आपसे कि इसमें उपसर्ग को अलग कीजिए, अमात्य। तो मूल शब्द क्या होगा इसमें? सॉरी, उपसर्ग क्या होगा इसके अंदर? अमा। उसी प्रकार उपसर्ग
प्रत्यक ये शब्द है परिधि, क्या उपसर्ग हो गया इसके अंदर? परि उपसर्ग। अब देखिए इसमें आगे आप प्रत्यय के योग से दो शब्द बनाइए। प्रत्यय दिया है, एक क्लास में बात की अपने सारी, बहुत आसान से पढ़ते थे, ठीक है। आवट पढ़ते हैं दो शब्द, लिखावट, सजावट, मिलावट, एक पूरा ऐसे होता है, ठीक है। मिलावट, आवट पढ़ते लगा के। फिर दो शब्द और बनाते किससे? आकू पढ़ते, पडाकू और लड़ाकू। फिर निम्नलिखित शब्द में से प्रत्यय को पृथक कीजिए। शब्द था ग्रामीण, ग्राम प्लस इन पढ़ते, न का न याद है आपको? इन नहीं होगा, इन होगा। पिछली बार भी किस प्रकार का शब्द दिया था। निम्नलिखित शब्द से प्रत्यय पृथक कीजिए। शब्द लठैत, लाठी, प्रत्यय कौन सा? ऐत प्रत्यय। जब उन्हें रस्वीकरण की बात की थी उसमें यह शब्द आया था, आपको याद होगा तो। अब देखिए नेक्स्ट आप निम्नलिखित शब्द में के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखो कोई भी शब्द है उसके दो पर्यायवाची लिखना बहुत आसान होता है, लेकिन ध्यान वहाँ ये रखना है, दिक्कत ये होगी हमें पर्यायवाची में और अनेकार्थक शब्दों में अर्थ अंतर पता नहीं होता। बस अनेकार्थक तो एक ही शब्द उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे अंक का मतलब संख्या भी होती है, अंक का मतलब गोद भी होता है, तो यहाँ वो नहीं आएगा, ठीक है। तो इन दोनों में ये अंतर बहुत जरूरी है। कई बार ये गलती हो जाती है, जैसे धनुष है तो धनुष की चाप है, कोदंड है, कमान है, ये पर्यायवाची को दो लिखने थे आपको। फिर है एक शब्द है पंख, पर है, पांख है, डेना है, कोई दो शब्द लिखने थे। फिर निम्नलिखित शब्द से के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। दस्यु, एक बात देखना आप, कोई भी ऐसा अजीब शब्द नहीं दिया है जिसको आपको पर्यायवाची आए नहीं। धनुष है, पंख है, वो है जो कोर है पर्यायवाची, जो सारी बुक्स में मिलते हैं और आप पढ़ते हो, लेकिन पढ़ के आगे निकल जाते हैं अपन। वहाँ याद आना बहुत जरूरी है। तो जो चीज़ जो कोर चीज़ है उसको याद करना बहुत जरूरी है। बेसिक्स आने बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो ये हिंदी का बेसिक्स है जो यहाँ पूछा एग्जाम के अंदर। फिर है निम्नलिखित शब्द के दो पर्यायवाची। दस्यु, आपको सरगना याद आ रहा है, सरगना इसमें नहीं आएगा, ठीक है। दस्यु सरगना, ठीक है। तो दस्यु में क्या होगा? डाकू है, डकैत है, बटमार, बहुत बढ़िया शब्द है, और राहजन, बटमार और राहजन, राह के जनों को लूटने वाले राहजन। निम्नलिखित शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। शब्द कौन सा है? कान, कर्ण, श्रवण, श्रोत, श्रुतिपट, कोई दो शब्द लिखने थे इसके अंदर। आगे देखिए आप, फिर है विलोम शब्द का प्रश्न। देखो आप, मसृण, रुक्ष, बिल्कुल आसान शब्द है, मिलता है ये। मैं यहाँ ये बात कर रहा हूँ कि जो बेसिक जो ग्रामर पढ़ते हैं हम, जिसके अंदर हम 100 के करीब पर्यायवाची पढ़ते हैं या 100 के करीब विलोम शब्द पढ़ते हैं, उसके अंदर ये सारे आते हैं। इसमें ऐसा एक भी नहीं है जो उसके अंदर नहीं है या बड़ा को अजीब से दे दिया है, ठीक है। देखिए आप, मसृण का रुक्ष, व्यास का समास, जब वो संधि स्टार्ट करते हैं तो संधि समास का अंतर पढ़ा अपन ने, उसमें इस शब्द की बात की थी। स्थूल का सूक्ष्म और निवृत्ति का प्रवृत्ति। ये इसलिए मैं खुद अभी आज ही आया था, बाहर था, पेपर सॉल्व कराने की बीच में काफ़ी कवायद चल रही थी ऐसे। ये इसलिए होता है कि एक बार आपको मोटा मोटा अनुमान लग जाएगा, हमने इस प्रकार से किए हैं, ऐसे प्रश्न किए, इतने मार्क्स के अकॉर्डिंग है। क्योंकि तो अभी ग्रामर की बात कर रहे हैं, आगे जब कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे उसमें कुछ चीज़ें चेंज भी होगी। जैसे देखो आप, ये शब्द है युग्म शब्द, नियत और नियति। नियत मतलब ये काम होना तो क्या है, ये तो नियत था, यानी निश्चित था, और नियति में होगा तो ही कार्य होगा, नियत यानी भाग्य। ये हमने वाक्य अकॉर्डिंग याद किए थे। फिर मित और मीत, एक शब्द अपरिमित पढ़ा था, याद है आपको? बस मैंने कहा उसमें मित की बात आई थी। मित का मतलब क्या होगा? सीमित, और मीत मित्र, मीत ना मिले मन का, मीत मित्र। फिर है शब्द युग्म, ठीक है, जिसमें अर्थगत अंतर, वही तड़ाक और तड़ाक, तड़ाक से बोला, तड़ाक यानी शीघ्र, शीघ्रता से, और तड़ाक यानी तालाब। वही है घी और धी, घी यानी घृत जो हम खाने में काम लेते हैं, और धी यानी बुद्धि। अब देखिए नेक्स्ट आप, अभी तक ऐसा कोई एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि जो बड़ा यूं अजीब सा पता नहीं कहाँ से पूछ दिया, नहीं, केवल आपको कोर ग्रामर पता है, बेसिक्स, जो केवल 10 से 12-15 घंटे की ग्रामर होती है, आराम से पढ़ते हैं तब,
ठीक है, वो याद है, वो आपने ढंग से पढ़ी है, तो इसमें एक भी प्रश्न नहीं था जो आपकी गलत हो उसके अंदर। जबकि इसके अंदर हम बड़ी बड़ी पोते पढ़ते हैं, किताबें निकल खूब रटते हैं। ठीक है, तो इसने आरपीएस ने बहुत बढ़िया चीज़ की इस बार कि इस चीज़ को इतना सामने रखा। देखिए आप, जो तर्क के आधार पर ठीक बैठे, तार्किक, रिपु यानी शत्रु का नाश करने, देखो अब इसमें दो है। अगर यहाँ होता है शत्रु का नाश करने वाला तो क्या होगा, शत्रुघ्न। यहाँ पर क्या लिखा है, रिपु का नाश करने वाला, तो क्या होगा, रिपु दमन। फिर पूर्व दिशा की प्रातःकालीन लाली उषा, एक उषा कविता हिंदी में बहुत बढ़िया कविता है। हाथ के अंगूठे के पास वाली अंगुली तर्जनी। इनसे आप एक बार अपना पूरा मैच कर लेना किस प्रकार से आपने किया है, कहाँ कौन से मिस्टेक की है। अब है तत् प्लस उपरांत क्या होगा, तदुपरांत। विरहिणी, विरहिणी नहीं होता है। अधिशासी, ये देखो शासन में कैसे लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं शासन, तो वही शास है, और क्या अलग क्या होगा इसके अंदर, अधिशासी। अनु प्लस उदित, याद है एक शब्द पढ़ा था मैंने, कहा एक शब्द होता है अनुवादित, बोला था आपको ऐसा होता है कि नहीं होता है, तो ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं। शब्द क्या होता है, अनुदित। अनु यानी पीछे। ये देखिए वाक्य शुद्धि, बहुत आसान से वाक्य दिए थे। मतलब देखो वाक्य शुद्धि में क्या होता है, आपको उस वाक्य में कम से कम में वाक्य सही करना है। कम से कम का मतलब ये है कि ऐसा नहीं आप बिल्कुल नया वाक्य बना दो उसके अंदर, नहीं। जो वाक्य में एरर आया है, किसी एक शब्द को हटाऊं अगर मैं, या किसी एक शब्द में कुछ ऐड करूं, उससे मेरा पूरा वाक्य सही होता है, तो वही आपका वाक्य सही माना जाएगा। बिल्कुल नया वाक्य बना दिया, ठीक है, या उस वाक्य में आपने ऐसा परिवर्तन किया, उससे क्रिया वगैरह सब चेंज हो गई, तो वाक्य आप गलत माना जाएगा, भले ही वाक्य सही हो। कैसे, एक वाक्य है इसके अंदर देखना आप, सब लोग अपनी राय दें, सब लोग अपनी अपनी राय दें। वह मुझसे क्रुद्ध है, क्रुद्ध नहीं, क्रुद्ध शब्द, वह मुझसे क्या है, क्रोधित है। उसे व्यर्थ सहायता देने का कोई लाभ नहीं, नहीं, उसे सहायता देने से कोई लाभ नहीं है, ये सही होगा। अब देखो, अब यहाँ पर अगर मैं ऐसा कहूँ कि उसे सहायता देना व्यर्थ है, तो वाक्य तो भी सही है ना, क्या दिक्कत है वाक्य में इसके अंदर। अगर मैं लिखता हूँ भाई उसे सहायता देना व्यर्थ है, तो अब देखिए आप, अगर मैं इस वाक्य को देखता हूँ, उसे व्यर्थ सहायता देने से कोई लाभ नहीं है, उसे सहायता देने से कोई लाभ नहीं, केवल मैंने इस एक शब्द को हटाया बीच में से और पूरा वाक्य सही हो गया। जबकि अगर मैं इसको करता हूं, देखिए आप कितने शब्दों को बीच में हटाया है, बिल्कुल नया वाक्य बनाया। तो ये वाक्य दिखने में सही है, लेकिन आपको नंबर इसमें सुनने ही मिलेगा, ध्यान रखना आप। अगर ऐसा वाक्य लिखा तो वाक्य ये सही माना जाएगा उसके अंदर। कम से कम मैं उस वाक्य को सही करना है, उस एरर को ढूंढना केवल जहां दिक्कत है। अब देखिए आप, अब ये पर क्या था, यहाँ पर जो शब्द है वो अपनी प्रॉपर जगह पे नहीं था। कुत्ता जो है वो भिखारी का काला और भयानक शरीर देखकर भौंकने लगा। अब भिखारी का काला और भयानक शरीर देखकर कुत्ता भौंकने लगा, इस प्रकार वाक्य होगा। अब आया अपना मेन पॉइंट, देखिए आप, एक बात और, लोकोक्ति और मुहावरे में कोई एक दो छोड़ दो आप, बाकी ऐसा एक भी नहीं था जो आपने कभी पढ़ा नहीं हो। समस्या क्या है इसके वाक्य प्रयोग में, पता है कि सबसे अधिक मार्क्स कहाँ कट रहे हैं बच्चों के, कहाँ दिक्कत हो रही है सबको, दिक्कत किस में हो रही है, वाक्य प्रयोग में। क्यों, वाक्य प्रयोग अपन करते नहीं है, और जनरली करते क्या है, मुहावरे लोकोक्ति आ गए खूब सारे और अर्थ उनके हो गए, और कहीं पढ़ लिया वाक्य प्रयोग वहाँ जाके कर लेंगे, वहाँ जाकर नहीं होता। ये भी प्रैक्टिस होती है, जैसे हम कॉम्प्रेशन पार्ट में पत्र लेखन की प्रैक्टिस करते हैं, सबकी करते हैं, ठीक है, या संधि समास सबकी करते हैं ना, वैसे इसकी भी पूरी प्रैक्टिस होती है। जब बार बार लिखते हैं इस चीज़ को, बार बार 5 6 8 10 बार, तब जाके ये चीज़ सही होती है, एकदम से नहीं होती। अब देखिए कैसे, कुछ प्रयास किया लिखने का, हो सकता थोड़ी बहुत इसमें ऊपर नीचे हो, कोशिश की है लगभग सही हो इसके अंदर। अब देखो, गांठ में बांधना, स्थायी रूप से याद रखना। अब देखो यहाँ दो चीज़ें, आपने एक पढ़ा होगा गांठ बांधना, ठीक है, तो गांठ बांधने का मतलब भी क्या होता है, स्थायी रूप से याद करना, और गांठ में बांधना इसका मतलब भी क्या होगा, स्थायी रूप से याद करना। एक गांठ में बांधने का एक और मीनिंग भी मतलब इसके अंदर हो सकता है, वो क्या होता है, किसी चीज़ को सुरक्षित करना, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से पेपर की प्रकृति है कि वो ऐसा नहीं है कि बहुत कोई डीप टफ की तरफ गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या माना जाएगा, स्थायी रूप से याद रखना,
माना जाएगा कि मेरी इस बात को गांठ में बांध लो कि मेहनत के बिना व्यक्ति को जीवन में सफलता नहीं मिलती है। एक बात और, जब भी कोई लोकोक्ति मुहावरा हो, ठीक है, तो उसका जो ये जो अर्थ आता है उसका और जो वाक्य प्रयोग होता है, उन दोनों में ध्यान क्या रखना है कि मुहावरे लोकोक्ति में आई गई क्रिया का प्रयोग अर्थ में नहीं होता है। जैसे बांधना है, यहाँ कहीं बांधना बांधना नहीं आएगा, गांठ है तो यहाँ भी कहीं गांठ नहीं आएगी, पहली चीज। क्योंकि इनका अर्थ क्या होता है, इनका लक्ष्य नहीं करता होता है, लक्षणा सब शक्ति होती है। इसमें अभिधेय है, मुख्य अर्थ इसके अंदर नहीं होता, मुख्य अर्थ बाधित होता है। अब इसके बाद में कि जो क्रिया का प्रयोग यहाँ हो गया है वो वाक्य में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वाक्य में केवल जो है गांठ में बांध लेना, बांधना, ये जो है इससे इसका पूरा अर्थ आना चाहिए। इसमें ये नहीं कि ये है वो आगे आ रहा है इसके अंदर, तभी वाक्य गलत होता है। अपने कई बार क्या होता है, हम ये भी लिख देते हैं और इसका अर्थ भी कहीं के आगे लिख देते हैं, फिर कहते हैं लिखा तो बहुत था, दो लाइनें पूरी भरी थी, वाक्य पूरा बनाया, फिर भी मार्क्स मिले नहीं इसके अंदर। बस दिक्कत ये होती है। बिल्कुल सामान्य वाक्य बनाना है, कोई टफ वाक्य की जरूरत नहीं है। आपको अच्छा कोई वाक्य आ रहा है, चाहे ऐतिहासिक वाक्य याद आ रहा हो या आप किसी दोस्त के नाम से वाक्य याद आ रहा हो, किसी प्रकार से आ रहा हो, आपको एक सिंपल सा वाक्य बनाना और वहाँ उसको दिखाना, भाई इसका वाक्य ये है और इसका अर्थ इस पूरे वाक्य के जो है उसका अर्थ इस लोकों के अंदर आ रहा है। यहाँ पर वो चीज़, जैसे देखो आप अगली देखो आप कि सातवें आसमान पर चढ़ाना, अपन क्या कर मारवाड़ी में टिकोले मत बैठाना, सातवें आसमान पर चढ़ाना मतलब किसी को इतनी तारीफ कर देना कि वो ऊपर ही रहे, वहाँ पर अत्यधिक प्रशंसा करना। ये पुराने जमाने कवि राजाओं को सातवें आसमान पर चढ़ाकर अच्छे अच्छे पुरस्कार प्राप्त कर लेते थे, मतलब उनकी क्या करते थे, बहुत अधिक प्रशंसा करते थे। इसका अर्थ यही आ रहा है केवल, बाकी कहीं देखो आप ना ये क्रिया अलग है ना यहाँ कोई आ रहा है। सातवें आसमान पर चढ़ाना मतलब ये, इसका अर्थ पूरा इसी के अंदर ही आ रहा है, बस ना आगे दिया गया है ना कहीं दिया गया है। तो वाक्य बिल्कुल कितना सिंपल वाक्य, दोनों एकदम सामान्य वाक्य है। इतना ही काम करना था आपको केवल। अब देखिए, खूंटे के बल कूदना। खूंटे के बल कौन कूदता है, जो कमजोर होता है। तो क्योंकि खूंटे के बंधेगा कौन, जो कमजोर होगा। भाई सामान्य बात है, कोई ऐसा नहीं भाई मैंने कभी देखा ही नहीं, आपने कोई बात नहीं देखा, कभी नहीं पढ़ा, लेकिन आप इसमें अर्थ निकाल तो सकते हो। पहली बात तो खूंटे पे बंधेगा कौन, भाई अपने घर में किसी जो गाय वगैरह रखते हैं तो खूंटे कौन बंधा, जो भी पशु हो, पशु बनता है ना, तो कमजोर है इसलिए बनता खूंटे के ऊपर, वरना क्यों बंधेगा। ठीक है, तो पहली बात ये होगी। अब खूंटे के बल कूदना, कमजोर आदमी दूसरे की सहपरी क्या है बोलते हैं। अब देखो यहाँ कूदना था, अगर यहाँ कूदता कर देता तो गलत होता, क्योंकि आपको लिखना नहीं है अर्थ तो इसका, केवल वाक्य प्रयोग करना। लेकिन मैं बता रहा हूँ, केवल ध्यान रखना है जब भी आप आगे पढ़ो, ठीक है, जब भी बात की जाएगी पढ़ेंगे अपन, तब भी इस बात को ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ बोलता आ रहा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कूदना। अगर मैं ये लिख देता कमजोर आदमी दूसरे की सह पर कूदता है, तो मेरा अर्थ क्या होता है यहाँ पर, ये गलत होता। जिस क्रिया का प्रयोग यहाँ होगा उस क्रिया का प्रयोग यहाँ नहीं होगा। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं, तुम जिस खूंटे के बल पर कूद रहे हो अब उसे भी देख लूंगा। जिसके पीछे तुम कूद रहे हो अब उसे मैं देख लूंगा। कितना सामान्य वाक्य, देखो आप, देखो होता क्या है वाक्य प्रयोग में, क्या होता है, जब भी वाक्य प्रयोग की बात हो, जब भी वाक्य प्रयोग की बात हो, तो उस वाक्य, पहले बात वाक्य पूर्ण होना चाहिए। जो वाक्य की जो परिभाषा होती है ना, जो वाक्य के अंग होते हैं मैन, कि वाक्य क्या होना चाहिए, वाक्य किस प्रकार से होना चाहिए, वो पूरा उसके अंदर जस्टिफाई होना चाहिए, तब वो पूरा वाक्य होगा। अधूरा वाक्य नहीं होगा, अधूरा वाक्य होगा तो वाक्य प्रयोग नहीं होगा। हमारे नंबर नहीं आने का कारण क्या है, एक तो हम जो ये है, ठीक है, इसको इसको दोनों को वाक्य में दर्शा देते हैं, पहली गलती ये होती है सबसे पहले। दूसरी गलती, वाक्य अधूरा छोड़ देते हैं। बेसिक गलतियां दो ही होती है इसके अंदर, जहां आपको याद नहीं आता है। और ये करने कैसे चाहिए, मान लो आपको एक बार पढ़ लिया, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर दिया आपने, फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक याद आएगा आपको। ऐसा नहीं आप एक लेके बैठ गए आप कि यार खोटे के कूदना पता नहीं क्या होगा और यहाँ आपने टाइम वेस्ट कर दिया, नहीं। ये केवल पहले पढ़ने की चीज़ होती है, और बाद में जब कॉम्प्रेसिव पार्ट करो तभी दिमाग में साइड में घूमते रहेंगे अपने, ऑटोमेटिक याद आएंगे ना। आप लिखो इसके अंदर वापस यहाँ पर। फिर है बन का कुआ होना। ये बन जो है, देखो अब यहाँ पर कहोगे क्या सर बन है, वन लिखा ही नहीं, ठीक है, और ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जो कहावतें होती है, जो मुहावरे कहावतें वगैरह होती है, ठीक है, वो जिस भाषा के शब्द होते हैं उसी भाषा के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। आपने देखा यूपी में भोजपुरी साइड में बन बोला जाता है, वह को ब बोला जाता है उसके अंदर। तो बन का कुआं होना यानी बहुत कठिनाई से मिलना। कोई जंगल में गया है, ठीक है, उसको प्यास लगी है, ठीक है, और उसको वहाँ पानी की जरूरत पड़ी है, और वहाँ अगर उसे कोई कुआं
कुआं है और कुआं मिल गया तो उसके लिए क्या हो गया, एक जीवनदायिनी चीज होगी। कहने का मतलब है बहुत मुश्किल से मिला उसको, वो चीज आसानी से नहीं मिली। तो कोई अगर चीज आसानी से नहीं और मुश्किल से मिलती है, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या मुहावरे का प्रयोग करोगे आप, बन का कुआं होना। जिस प्रकार भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि आजकल ईमानदार अधिकारी तो जैसे बन का कुआं हो गया है। अगर मैं यहाँ लिखता ईमानदार अधिकारी मिलना, तो मेरा वाक्य प्रयोग क्या होता, गलत। क्यों, क्योंकि मिलना शब्द कहाँ है, इसके अर्थ में आया हुआ है और ये पूरा इसके अंदर दिखना चाहिए। तो बन का कुआं जो है ना, इसका मतलब यही है बहुत कठिनाई से मिलना, इसलिए मैंने मिलना यहाँ नहीं लिखा है। अगर मैं यहाँ मिलना लिखता तो मेरा वाक्य प्रयोग क्या होता, यहाँ गलत होता, मतलब कुछ नंबर कटता है इसके अंदर, पूरा सही नहीं माना जाता। बस ये छोटी छोटी गलतियां वो यही जो आपको ध्यान रखनी मेन रूप से। अब देखिए आगे, अब ये देखो, ये सीधा आपने लिखा होता है तो मेंढकी को जुकाम होना, साधारण व्यक्ति द्वारा दिखावा करना, दिखावा होना नहीं दिखावा करना, वो तो यहाँ गया है ना, दिखावा करना। नौकरानी द्वारा वाहन सुविधा मांगने पर मालकिन मन ही मन सोचने लगी कि मेंढकी को जुकाम हो गया है, जो साधारण व्यक्ति को दिखावा करना। वही है सावन हरे, सावन हरा रहे न भादवा सूखा रहे, मतलब जैसी स्थिति वैसी बनी रहे। अब यहाँ कई बार गलती होती, कर देते न सावन हरे न भादो सूखा, है क्या सावन हरे न भादो सूखा, जो कि आपके तो ये है दिया हुआ है और इसी का वाक्य प्रयोग करना है। क्योंकि लोग कई बार वाक्य प्रयोग में गलती कर देते हैं, पूरा लिखने के बाद लास्ट में कर देते हैं न सावन हरे न भादो सूखा। तो सावन हरा रहेगा और भादवा क्या रहेगा, कभी सूखा नहीं रहेगा, सदैव एक सी स्थिति होना। इसे चाहे बादाम खिलाओ या भूखा रखो, इसका वजन यही रहेगा। इसके लिए तो सावन हरे न भादो सूखा, इसकी स्थिति हमेशा यही रहेगी, मरियल का मरियल रहेगा। अब देखिए आप आगे इसके अंदर, गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज, दिखावा करना। क्या होगा, आप परहेज का दिखावा, परहेज लिख दिया, परहेज कोई नहीं, वरना परहेज शब्द वापस आना नहीं चाहिए, दिखावा करना यही शब्द आएगा इसके अंदर। बाबूजी ठेकेदारों से कमीशन तो ले लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि आम जनता से रिश्वत कभी नहीं लेता। यह तो गुड़ खाए गुलगुले से परहेज वाली बात हो गई। अब ये लोकोक्ति के अंदर ये चीज होगी, लोकोक्ति कहाँ आएगी, हमेशा लगभग लास्ट के अंदर ही आएगी। पहले पूरी बात बनाने के बाद लास्ट में लोकोक्ति आएगी उसके। अब ये जो है, ये पूरी बात जो है इस लोकोक्ति को जस्टिफाई कर रही है, तब जाके वाक्य प्रयोग सही है। फिर है छूटा बाज न आवे हाथ, हाथ से चले जाने के बाद कभी वापस नहीं आना है। बच्चों का, अब देखो यहाँ पर आपको लिखना भी एग्जाम्पल उसी प्रकार लिखना है जिसमें ऐसी कोई चीज लिखनी है, ऐसी कोई बात लिखनी है जो एक बार निकल जाने के बाद वापस नहीं आ, रिवर्सेबल नहीं है, जो वापस नहीं आ सकती है, ठीक है, वही सही माना जाएगा इसके अंदर। बच्चों का किशोरावस्था तक विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में बिगड़े व्यक्ति को कभी सुधारा नहीं जा सकता, इसलिए कहते हैं छूटा बाज न आवे हाथ। आप भी बताना आपने क्या लिखा है, कमेंट में करना, आप किस प्रकार से लिखा आपने अलग अलग, कि भाई किसका वाक्य प्रयोग क्या लिखा आपने, देखते हैं आपने कैसे लिखा होगा। फिर आपके बारात पीछे पतल भारी, सबसे खतरनाक काम कौन सा होता है, या सबसे भयंकर काम कौन सा होता है, कि जब तक कोई समारोह होता है, जैसे बारात पीछे पतल भारी का मतलब क्या हुआ कि भाई बारात आ गई है। अब बारात तक तो क्या होता है, काम बहुत बढ़िया होता है। अब बारात रवाना होने के बाद, अपना हमटावड़ी वन मारवाड़ी में बारात रवाना होने के बाद में उसके बाद का जो काम होता है वो सबसे भारी काम होता है, सबसे मुश्किल से काम होता है वो, ठीक है, क्योंकि पहले जोश जोश में काम होता है। तो मतलब कोई भी समारोह हो, उस समारोह के बाद जो स्थिति होती है उसको समेटना बहुत भारी होता है। उसके संबंधित आपको लिखना है इसके अंदर। कैसे, देखो, अब गणतंत्र दिवस के उत्साह में समारोह की सारी व्यवस्था तो 2 दिन में ही पूरी हो गई थी, लेकिन इनको समेटने का काम 5 दिन से जारी है, इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है कि बारात पीछे पतल भारी। बस इतना से वाक्य प्रयोग था। फिर है, अब ये थोड़ा देखो आप नया था, बहुत कम जगह मिलता है, आप लोगों से हुआ नहीं होगा, हुआ होगा तो बढ़िया बात है, और नहीं हुआ तो एकादश वाले से आता ही आता है, कौन से पूरे में से पूरे करते हैं। भौर न छोड़े केत की तीखे कंटक जान, भौरी ने भौरा, भौरा जो होता है ना, ठीक है, वो जो पुष्प होता है, उस पुष्प के अंदर से मकरंद लेने के लिए, उसका रस चूसने के लिए, उसके रस के लिए चाहे कांटों से भरा हो फिर भी उसके अंदर जाएगा वो। मतलब ये इसमें प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाया गया है।
ठीक है, मतलब जिससे प्रेम उस व्यक्ति को हासिल करने के लिए व्यक्ति खतरा भी उठाता है, मतलब किसी भी लेवल तक जा सकता है। तो इसके अंदर आपको बढ़िया कोई ऐतिहासिक मतलब मनोविकार संबंधित कोई ना कोई आपको एग्जाम्पल लिखना था। वो भी ऐसा कि किसी के दो के मध्य प्रेम है, ऐसा नहीं उसको प्रेम मिला नहीं है, प्रेम की प्राप्ति नहीं हो, नहीं, दोनों मिल गए, वो दिखाना था। कारण क्या है, भौरा है, पुष्प है, ठीक है, उसने पुष्प का पान तो किया है ना, बात ये। तो देखिए इसके अंदर, और वो भी किस लिए, खतरा उठाकर, दोनों चीजें उसके अंदर है, ठीक है। ऐसा नहीं देवदास पारो ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं आएगा इसके अंदर, न लैला मजनू आएगा। कारण क्या है, वो मिले नहीं थे। जैसे मान लो गोपियाँ कृष्ण है, ठीक है, तो गोपियाँ लोक लाज को त्याग कर कृष्ण के प्रेम को अपनाती है, ठीक है, तो वो उनके लिए क्या चुनौती थी ना एक तरह से। तो वो चीज़ इसमें इसके अंदर आएगी। जैसे देखो आप, हाँ, सर ने बोला जैसे सचिन और सीमा वाला है, ठीक है। तो अपने पिता के विरोध के बावजूद संयोगिता ने स्वयंवर में पृथ्वीराज की मूर्ति को माला पहना दी, इसलिए कहते हैं कि भोर न छोड़े केत की, तीखे कंटक जान। सीमा और सचिन तो बहुत, हाँ, की छोटे है, कहते हैं कि अब देखिए कुछ शब्द है जो परिभाषिक शब्दावली वाले थे, खूब सारी पढ़ी होगी आपने, कहाँ से पढ़े हैं, कितनी पढ़े हैं, सारी रट लो, पता नहीं कहाँ से क्या आएगा। ये वो है जो बिल्कुल वहाँ दी हुई है, बेसिक सी है। अगर आपने जो 9 से 12 वाली बुक है या जो ढंग की किताब है थोड़ी बहुत वहाँ पढ़ी होगी, उसमें सारे मिले होंगे। माइग्रेंट, प्रवासी, पैरोल, वेतन पत्रक, पेरोल जारी होता है, ठीक है, डिकोड, कूट वाचन, और टेम्पटेशन, प्रलोभन। और एक बात और ध्यान रखना आप, यही शब्द सही माने जाएंगे, इसके अतिरिक्त आपने कोई और दूसरे शब्द लिखे हैं तो अनफॉर्चुनेटली आपको गलत माने जाएंगे, क्योंकि आपको इनका अर्थ नहीं लिखना था, इनके परिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी परिभाषिक शब्द लिखनी थी। अब देखिए अगला है आपके संक्षिप्तीकरण। एक तिहाई शब्दों में संक्षेपण कीजिए। तो जब हमने संक्षिप्तीकरण पढ़ा था तो किन किन बातों को ध्यान रखना था। संक्षिप्तीकरण की भाषा बहुत ही सामान्य होनी चाहिए, जितनी बात कही गई केवल उसके संबंधित बात करनी है। शीर्षक हो वो 1 से 3 शब्द के बीच होना चाहिए, 3 से अधिक नहीं, और 1 से 3 के बीच होना, 1, 2 या 3 के बीच होना चाहिए, तब बढ़िया शीर्षक होता है। वो 2 में से 2 नंबर मिलते हैं पूरे उसके, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले जो दिया गया है आपको, ठीक है, उस पूरे अवतरण को 1 से 2 3 बार ढंग से पढ़ना है कि इसमें बात कहाँ की गई, फिर उसको अंडरलाइन करना था, और फिर क्या उसके अंदर एग्जाम्पल को हटाना है। कभी भी संक्षिप्तीकरण में उदाहरणों का जैसे करके जो उदाहरण दिए कभी उनका प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ जो जैसे करके जो भी लिखा है ना, ये सारे इसके अंदर नहीं आएंगे। यहाँ क्या बात की जा रही है, कैसा मनोविकार 2 प्रकार के होते हैं, प्रेष्य और अप्रेष्य, इन दोनों को पूरा बताया गया, पढ़ा है आपने पूरा इसको। अब इसके पूरे अंदर क्या बनाया गया है कि प्रेष्य क्या होता है, अप्रेष्य क्या होता है, यही है, दोनों की तुलना की गई, इतनी सी बात है। तो यही आप संक्षिप्त देखो, आप लिखने का प्रयास किया, थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। सबसे पहले क्या आएगा, इसका शीर्षक लिखा, मनोविकारों की तुलना। आपने इसमें और भी लिखा होगा, मनोविकार लिखा होगा इसने, ठीक है, मनोविकारों के प्रकार लिखा होगा किसी ने, इस प्रकार से। तो मनोविकारों की तुलना, मैंने यहाँ तुलना क्यों लिखा है इसके अंदर, वो इसलिए कि केवल 2 के बारे में बात की गई कि प्रेष्य क्या होता है, अप्रेष्य क्या होता है, दोनों की तुलना ही की गई उसके अंदर। तो उसको तुलना तो रूप से यहाँ बता दिया साथ में, मनोविकारों की तुलना। अब यही बताने की जरूरत नहीं कितने प्रकार के कितने नहीं है। सबसे पहले वो लाइन, ठीक है, जो देखो आप इसके अंदर सबसे लास्ट में थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी, वो यहाँ कहाँ आएगी, सबसे पहले आएगी। कैसे, देखो आप, मनोविकारों की उत्पत्ति और दमन की इच्छा मनोविकारों से अलग होती है, स्वतंत्र होती है, पहली लाइन ये होगी। उसके बाद में प्रेष्य और अप्रेष्य क्या होता है, फिर आपको ये समझना बहुत आसान रहेगा। प्रेष्य मनोविकार दूसरों के प्रति उत्पन्न होकर उनके हृदय में भी समान प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि, क्योंकि तुलना कर रहे हैं तो बीच में क्या आएगा, जबकि आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जबकि नहीं आया तो यहाँ तुलना नहीं होगी, इसलिए जबकि शब्द लिखना। जबकि अप्रेष्य मनोविकार दूसरों में सजातीय प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करते हैं। प्रेष्य मनोविकार समान भावना पाकर तेजी से बढ़ते हैं, जबकि अप्रेष्य मनोविकार को विपरीत भावना मिलती है जिससे वे नहीं बढ़ते हैं। यह है आपके परफेक्ट एकदम से संक्षिप्तीकरण। अगर आपने ऐसा लिखा है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना है। अगर आपने यहाँ भाषा को बहुत टफ करने की कोशिश की है, यहाँ कहीं अगर उदाहरण लिखे इसके बीच में जैसे करके कोई नाम लिख दिया है, प्रेम भय इसका कोई, तो आपके मार्क्स कटेंगे, पहली चीज तो, ठीक है। और सब सीमा अगर आपने लांग लिए तो मार्क्स कटेंगे।
आप देखना काउंट करना भले इसके शब्द उतना ही है जितने पूछे गए इसके अंदर, एक यही है। ठीक, देखो है क्या कि यहाँ मैं आपको कुछ एक दो बात बताता हूँ इसके अंदर। ठीक है, कि दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती, देखो अपने 10 नंबर का सवाल है। ठीक है, 2018 का एग्जाम है, 21 है, वहाँ लोगों को 7 नंबर भी दिए गए थे, 8 नंबर भी दिए गए थे। ठीक है, वो प्रक्रिया अब नहीं है, दे दिए वो दे दिए। अब आगे की बात लो ना, कैसे हो रहा है पेपर, कैसे आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो कितना आसान दिया था। अब इसके अंदर गेम पूरा लिखने का ही है, जो जिस प्रकार से लिखेगा उसको उसी प्रकार के मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर ये मान के बैठो, इन्होंने पहले ठान लिया सबने कि इससे अधिक मार्क्स देने नहीं, क्योंकि आप देखो पिछली बार का जो मेंस हुआ, इससे पिछले वाला जिसके मार्क्स आगे हैं, हालांकि कॉपी नहीं आई है, वहाँ ऐसे लोग हैं जिन जो ये बोल रहे थे कि हमारे 35 से 40 नंबर तो आ रहे हैं केवल व्याकरण व्याकरण के अंदर, 50 में से आ रहे हैं। ठीक है, अब जब उनकी मार्क्स आए तो उनके मार्क्स आए 62 से लगाकर 68 के बीच में, कितने में से? 200 में से। ये क्या मतलब हुआ भाई? अगर आपके 35 से 40 आ रहे मतलब क्या हुआ? पिछले जो 150 मार्क्स थे उसमें आपको 30 नंबर मिले, जिसमें इंग्लिश भी इंक्लूड है। यहाँ कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में लोगों को मार्क्स नहीं दिए हैं क्योंकि आए नहीं है, वही रटा रटा है, फिक्स पैटर्न चल रहा है अपने, सारे गलत है। ना लिखना आता है, ना क्या करना है कैसे करना है, वो फिक्स पैटर्न है, रटे हुए हैं, ये है उनको ऐसा करना है, छोटा करके लिख देना। अरे भाई छोटा करके नहीं लिखना है, तरीका होता है लिखने का। हिंदी वाला आपसे क्या डिमांड करता है, संस्कृतिकरण की डिमांड क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है। आपको पहले ये तो पता होना चाहिए लिखते कैसे हैं इसको। अब बस पेड़ साल चली सब वही करा, सब ने किया वैसे हमने कर दिया, नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा, तभी नंबर नहीं दिया ना। देखना कॉपी आया था 2-2 नंबर, 1-1 नंबर दिया होगा। संक्षिप्तीकरण की डिमांड क्या होती है, हमने क्लास में बात की थी इसके बारे में वैसे काफ़ी। ठीक है, आगे और बात करेंगे, आज इतनी ज़्यादा नहीं करेंगे, टाइम नहीं लूँगा आपका मैं, क्योंकि पेपर सॉल्व की क्लास है। तो इस प्रकार से लिखना था केवल आपको। ठीक है, अब देखिए आगे आप अगला प्रश्न। अगला है साहब भाव विस्तार, पल्लवन। पल्लवन का मतलब क्या होता है? पहली बात, जो लाइन है उसको बस पना भर दो, ये पल्लवन नहीं होता है। पल्लवन का मतलब होता है जो यहाँ बात की गई है ना उसको यहाँ जस्टिफाई करना पूरे पूरे के अंदर। अगर मैं कहूँ समय ही सबसे बड़ा बलवान है, तो मुझे इसके अंदर क्या जस्टिफाई करना है कि वास्तव में समय ही सबसे बड़ा बलवान है। आउट ऑफ द टॉपिक बताऊँ मैं आपको, अगर यहाँ मान लो लाइन लिख दी, ठीक है, कि भ्रष्टाचार के बिना कार्य नहीं हो सकता है, मान लो ऐसी लाइन आ गई, तो पता मुझे क्या जस्टिफाई करना है। ये नहीं बोलना भ्रष्टाचार खराब होता है, वहाँ ये बताना वास्तव में इनके बिना कार्य नहीं हो सकता है, वो होता है पल्लवन, मतलब उसका भाव विस्तार। ठीक है, जो बात की गई उसको जस्टिफाई करना। तो ये समय ही सबसे बड़ा धन है, इसको जस्टिफाई करना है। अब देखो लिखने का तरीका, कितनी आसान लाइन दी है, सब लिखेंगे इसके अंदर, सब कोई नहीं ये नहीं बोलेगा मेरा खराब हुआ है, क्या बहुत बढ़िया हो पेपर, सब करके आए, बिल्कुल सब करके आए, इसमें लाइन ऐसा कुछ था ही नहीं। और मैंने मुझे लगा भी था, मैंने ऐसी कोई पंक्ति आएगी बहुत आसान सी। गेम पूरा किसके हुआ? लिखने का गेम होगा, आप लिखते कैसे हो। और सब सीमा क्या दी है? 100 शब्द है तो 100 शब्द ही होने चाहिए। अगर 100 के 110 हो गए तो कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन 90 नहीं होने चाहिए। और 120 हो गए तो भी मार्क्स कटेंगे। सब सीमा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है वहाँ पर, सेम वहाँ पे भी कौन सी संस्कृतिकरण के अंदर भी। ठीक है, तो अभी इसके अंदर है तो कैसे करना था, देखो है क्या, पलोन में क्या एक पंक्ति है, उसका भाव विस्तार किया और 2-3 एग्जाम्पल दिए, तो 100 शब्द हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन उनको लिखने का अलग अलग तरीका है। पल्लवन का जब भाव विस्तार कर रहे हो तो उसके बीच में उसके संबंधित जो बात की गई है, कोई अन्य भाषा की कोई पंक्तियां हैं, उनको आपको ऐड ऑन करना हुआ, वहाँ लिखते हो, उसका अर्थ बताते हो, फिर एग्जाम्पल लिखते हो, तो वहाँ मार्क्स अच्छे आते हैं। ये तो मार्क्स प्राप्त करने का तरीका होता है। लेकिन समय वैसे ही वैसा है, जैसे देखिए आप ये कि समय सबसे बड़ा धन है, इस कथन का तात्पर्य, ये लिखने की जरूरत नहीं, वापस क्यों फालतू 4-5 शब्द खराब करो आप। यहाँ जो यहाँ लिख दिया है इसको वापस लिखना जरूरत नहीं है, क्योंकि उधर लिखा हुआ है, सीधे उत्तर लिख नीचे आप। इस कथन का तात्पर्य है कि धन संपत्ति या कोई भी भौतिक वस्तु समय के सामने तुच्छ है। समय एक बार चला गया तो वह कभी लौट कर नहीं आता, जबकि धन यदि चला भी जाए तो परिश्रम से पुनः कमाया जा सकता है। अंग्रेजी भाषा में कहा गया है, टाइम इज वेल्थ नन कैन रीस्टोर, वंस इट्स गॉन एवर मोर। ये पंक्ति लिखनी थी। अब पंक्ति अब ये है कि याद नहीं आ रही थी, अरे भाई कोई बात नहीं यार, ट्रांसलेट करके लिख दो, यहाँ पर पंक्ति तो लिखनी है, उसी को फिर अर्थार्थ करके अर्थ बताओ इसका। बात वही है, लेकिन करने करने का तरीका अलग अलग है। अर्थात समय ऐसा धन है जो एक बार गया तो कभी वापस नहीं आता। विद्यार्थी यदि समय पर पढ़ाई न करे, एग्जाम्पल हो गया विद्यार्थी, तो परीक्षा में असफलता निश्चित है। समय का सदुपयोग जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाता है, जबकि उसका दुरुपयोग व्यक्ति को पीछे धकेल देता है। राजस्थानी भाषा में कहा गया है कि जीर्ण गवायो काल तीर्ण पछतायो हाल।
कितनी सामान्य सी लाइन है, एक लाइन बीच में रखनी थी, करना क्या, वही बात है जो ऊपर कर रहे हैं अपन, जो आपने आपने जो पेपर में की है ना, वो सारी बातें मैं वही कर रहा हूँ, लेकिन तरीका अलग है लिखने का, इतना सा फर्क है, और कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। फिर अर्थार्थ ये होता है, आप पंक्ति लिखी अर्थार्थ करके एग्जाम्पल दिया, पंक्ति लिखी अर्थार्थ मतलब उसका अर्थ भी बताना साथ में आपको, फिर एग्जाम्पल देना है। अर्थार्थ जिसने समय गंवा दिया उसे बाद में पछताना पड़ता है, समय की महत्ता को समझना और उसके अनुसार योजनाबद्ध कार्य करना अत्यंत आवश्यक है। किसान समय पर खेत, इधर विद्यार्थी आ गया, यहाँ किसान आ गया, समय पर खेत जोते बिना फसल नहीं उगा सकता, अतः हमें हर पल का मूल्य समझकर उसका सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची पूंजी है। इसी संदर्भ में कवि ने सही कहा है कि समय सदा संग चलो, मत गवाओ क्षण एक, अरे क्षण गवाया जो कभी बने जीवन का लेख। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ लिखना था, और आपने आशा करता हूँ अच्छा ही लिखा होगा। अब बढ़ते हैं आगे, देखिए आप, अब देखिए आप ये आगे आपके पत्र और प्रारूप वाले दो प्रश्न थे। ठीक है, वो जो पैटर्न भी चल रहा है सबके, कि हाँ कैसे लिखना है, क्या लिखना है, क्या होगा इसके अंदर, हम तो सब लिख रहे हैं, जो लिख रहे हैं वैसे के वैसे लिखते आ रहे हैं भाई। अलग का मतलब ऐसा नहीं है आप कोई अलग ही लिख दो, अलग नहीं, जो ऑफिशियल लेटर लिखे जा रहे हैं, जो समय के साथ में परिवर्तन हो रहा है उसके अंदर, वो क्या हो रहा है, लेटर्स को देखना है, उसमें से आपको छांटनी उन चीज़ों को कि हम क्या ऐड कर सकते हैं। देखो एक तो है जो परफॉर्म होता है, आप उस परफॉर्म होने के बाद में जो लेटर लिखे जा रहे हैं सचिवालय के होते हैं, कार्यालय के होते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें परिवर्तन हो रही है, कैसे लिखे जा रहे हैं। ठीक है, उन चीज़ों को अपने लेटर के अंदर आपको सम्मिलित करना था, बस इतना सा है। थोड़ा बहुत परिवर्तन करना, ज़्यादा कुछ भी नहीं उसके अंदर, और आपका लेटर एक सबसे थोड़ा सा अलग हो, कितना भी अलग, आपको आधा एक नंबर भी ज़्यादा दिया किसी से तो एक नंबर बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इस क्रूशल टाइम में आपने देखा ही होगा 3 पेपर में आपने क्या हालत की है। देखिए आप, तो सबसे पहले क्या आएगा, सरकार का नाम, क्यों, क्योंकि कॉलेज शिक्षा का मामला है। अगर यहाँ कोई विश्वविद्यालय होता तो सरकार का नाम नहीं आता, तो अपने क्लास में बात की, छोड़ो आप इन को। ठीक है, राजस्थान से पहले सरकार का नाम, फिर कार्यालय, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर। अब यहाँ क्या करना था आपको, एक छोटा सा कोष्टक बनाया नीचे, और यहाँ बड़ी आराम से उसकी मेल आईडी लिखनी थी, और आप चाहते हैं इसके अंदर नीचे एड्रेस भी लिख सकते हो इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पत्र क्रमांक हो गए, और यहाँ दिनांक, दो बिंदी लगेगा दिनांक क्या क्या, 18 जून 2000, कार्यालय आदेश, ये संख्या भी लिख सकते हो। अगर आप नहीं भी लिखी संख्या तो कोई दिक्कत की बात नहीं, केवल 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 आदेश लिखा तो भी सही है, केवल आदेश लिखा तो भी सही है, कार्यालय आदेश लिखा तो भी सही है, और आदेश लिख के संख्या लिखी तो भी सही है। ठीक है, फिर है निम्नांकित आचार्यों के स्थानांतरण राज्य हित में एतद द्वारा तुरंत प्रभाव से किए जाते हैं। एक सारणी बनाई, क्रम संख्या, आचार्य का नाम, वर्तमान पद, नवीन पद और टिप्पणी। देखो यहाँ आचार्य है तो यहाँ भी आचार्य लिखा, यहाँ सहायक आचार्य होता है, यहाँ भी सहायक आचार्य लिखते हैं, इसका ध्यान रखना थोड़ा। ठीक, और साइन यहाँ पर किन के होंगे, पवन कुमार जी के, नीचे साइड में, आगे बात करेंगे देखो कैसे आप। ये देखो आप, फिर उसके नीचे वापस, उपयुक्त आचार्यों को तत्काल इनके वर्तमान कार्यभार से मुक्त मानते हुए नवीन कार्यभार को अतिशीघ्र ग्रहण करने हेतु निर्देशित किया जाता है। संबंधित प्राचार्य उपरोक्त आचार्यों का कार्यभार मुक्ति कार्यभार ग्रहण सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालना रिपोर्ट कार्यालय को मेल आईडी प्रस्तुत करेंगे। थोड़ा दिखने का कारण ये था कि जगह बहुत ज़्यादा है। ठीक है, छोटा लेटर आप लिख सकते हो। फिर राज्यपाल के आगे से हस्ताक्षर, और इस प्रकार से पूरा परफॉर्मा। आगे देखिए आप, अब ये चीज़ आपको ऐड करनी थी हल्की सी। एक तो ये हो गया, पत्र क्रमांक वापस, ये आगे 2 डॉट आएगा। ठीक है, दिनांक के आगे भी 2 डॉट ही आएगा केवल, और दिनांक वहाँ आएगी साइड में पूरी। प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्रवाई व सूचना प्रेषित, और ये इन सबका हो गया। पत्र क्रमांक में ये यहाँ लिखा जाएगा इस प्रकार से, जिनको भेज रहे हैं ना, कौन सी संख्या आगे, उस संख्या के आगे वाली संख्या लिखी जाएगी यहाँ आगे, जिनको भेज रहे हैं यहाँ। ठीक है, और ये हो गया सबको। और ये कार्मिक अनुभाग में सेवा में इस प्रकार से कर सकते हो, लिख सकते हो आप ACR वगैरह के बारे में। फिर है देखो आप, वहाँ हस्ताक्षर आयु इतना लिखा जाएगा, कारण के ऊपर नाम लिखा गया पूरा, इतना ही लिखा जाएगा। अब आपको ऐड क्या करना था, एक तो ये जो पुराने लेटर में टंकक लिखा आता था, अब स का मतलब क्या होता है, अब स भी लिख सकते हैं यहाँ पर अपन। और यहाँ किसी का नाम है, जैसे मान लो राम मोहन है केवल राम, श्याम लाल है केवल श्याम, इतना सा नाम। टंकक मतलब जिसने लिखा है, ये टाइप किया है। आपको पता पहले इनिशियल साइन होता है साइड में पहले, वो टंकक,
बिल्कुल साइड में। ऐड क्या करना था, आजकल जो लेटर है, ठीक है, वो सारे ऑनलाइन जारी होते हैं, देखा होगा आपने, ठीक है। तो ई लेटर वगैरह होते हैं, उसके अंदर आजकल क्या है कि डिजिटल साइन आ गए, और यहाँ राजकाज रेफरेंस नंबर आ गए दोनों। ये आपको ऐड करना था। जिसने ये ऐड किया उनको यहाँ कम से कम 1 नंबर का फायदा होगा। इसमें करना क्या था, जैसे मैंने तो वहाँ से यहाँ लिखा था, लेकिन इसमें होगा क्या, डिजिटल साइन में किसके होंगे, जो पवन कुमार जी है उनका नाम आएगा, और पद क्या है, उन पद का नाम आएगा, बाकी सेम डेट, वो जो डेट है और टाइम आएगा यहाँ पर, और रीजन अप्रूव्ड। ये हाथ से लिखना था, मतलब सामने से एक खोखा बनाना था साइड में, एक छोटा सा इतना सा, मतलब ये बताने के लिए कि हाँ भाई मुझे पता है कि ऐसे भी आजकल होते हैं लेटर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, राजकाज रेफरेंस नंबर। अब देखिए आगे आप, यही तो कुछ परिवर्तन करने थे आपको भाई। लेटर में क्या है, आपको क्या लग रहा है कि भाई 10 नंबर का लेटर है, मैं बताऊँ आपको, ये पहले से है, उन्होंने तय कर लिया है कि 10 नंबर में से जो 5 7 जो नंबर है, इनके अधिक मार्क्स देने ही नहीं है, हाईएस्ट मार्क्स ये देने हैं, ठीक है। फिर आप कैसे लेके आते हो मार्क्स उसके अंदर, जब एक ही व्यक्ति एक ही प्रश्न चेक करेगा, तो उसके अंदर अगर जिसको जो प्रश्न अच्छा लगेगा उसमें से मार्क्स में, वरना स्थिरता आ जाती है। अगर पहला प्रश्न बढ़िया चेक किया मैंने, उसके बाद जो मिल रहे हैं उनमें स्थिरता आ गई, फिर वैसे ही मार्क्स मिलेंगे सबके अंदर ही, ये चीज़ है। अब दूसरा, मैं आपको एग्जांपल दूं एक छोटा सा। अम, मेरे एक मित्र ने कॉपी दिखाई अपनी, 2021 वाले पेपर था, निविदा का प्रश्न था, उनको दिए गए उसके अंदर 7 नंबर, ठीक है। निविदा पूरी लिखी उन्होंने, उसके अंदर 7 नंबर दिए थे, क्या मेरे को इसमें 7 नंबर दिए पूरे, ठीक है। तो मैंने वही निविदा उनके ली, फिर उसमें गलतियाँ आने कि भाई कहाँ कहाँ गलती हो सकती है, मतलब सामान्य बात की बैठ के कि भाई आपको क्या सुधारना चाहिए। तो कम से कम उसके अंदर 8 के करीब गलती निकली। अगर हम माने एक गलती का आधा नंबर भी घटे, तो कितने नंबर घटते हैं, 4। तो थी कितने नंबर की, 3 3.5 नंबर की थी। तो आप अगर इस मुगालते में हो कि 18 नंबर दिए गए थे, 21 नंबर दिए गए, नहीं, अब नंबर उस प्रकार से नहीं दिए जाएंगे, जैसा लिखा आपने वैसे ही मार्क्स दिए जाएंगे, क्योंकि एक ही व्यक्ति एक ही प्रश्न चेक करेगा, ठीक है। तो उसको फिर वो उसे अकॉर्डिंग चेक करेगा। अब देखिए इसके अंदर वही, सबसे पहले राजस्थान सरकार आ गया, फिर कार्यालय, फिर ईमेल आईडी हो गया, या पत्र क्रमांक, पत्रावली संख्या, पत्रावली संख्या वगैरह आ गया पूरा इसके अंदर। दिनांक, 2 डॉट करना केवल, ये नहीं लिखना, दिनांक क्या केवल डॉट, ठीक है। पत्र क्रमांक आगे केवल 2 डॉट। विज्ञप्ति संख्या, विज्ञप्ति में आगे संख्या आएगी पूरी, चुनाव प्रक्रिया में सहयोग, ये फिर एक पूरा इसका जो है, क्या प्रशिक्षण होगा कर्मचारी होगा, कैसे क्या होगा, पूरा वो मैटर लिखा आपने इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए अगले पेज में इसमें वापस, ये देखिए, अतः आपसे अपील है, हस्ताक्षर अमित कुमार। एक और, चलो, अगर यहाँ जिला कलेक्टर का ही होता, जिला कलेक्टर के संबंधित होता कोई मैटर, तो वहाँ नाम के नीचे IAS लिखा जाता, तो यहाँ ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो बात कीजिए, आपको याद होगा। फिर वही टंकक, राजकाज रेफरेंस आईडी और सिग्नेचर, या फिर उनके नाम उन्हीं के साइन आएंगे, जो है इसके अंदर उन्हीं के आएंगे। अब देखिए ये है आपके अनुच्छेद का हिंदी में अनुवाद करना था, इंग्लिश में था, हिंदी में अनुवाद। पता है आपको, ये पूरा जो है आपने पूरा क्या होगा इसके अंदर, केवल जो ये जो है, केवल इसके अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ठीक है, और द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन दोनों के अर्थ पे पूरा गेम है इसके अंदर। इनका आपने सही अर्थ लिखा कि नहीं लिखा है, ये बाकी सारी बातें उनको पता, आप लिखोगे आराम से, कोई दिक्कत, कुछ शब्द ऐसे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कारण क्या है, एक तो निर्वाह स्तर और जीवन स्तर, ये 2 शब्द थे। अगर आप इनको ढंग से लिखा है तो आपका बाकी पूरा आसानी से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बस पूरा ये है कि अगर यहाँ आपने कोई अजीब सा शब्द लिख दिया है, तो आपके पूरे पैराग्राफ में दिक्कत है इसके अंदर। 2 शब्द यही पढ़ना, आप पूरा पैराग्राफ देखना आप इसके अंदर, जहाँ दिक्कत थी वहाँ कहाँ थी, इन 2 शब्द कि इनका अर्थ लिखा है क्या अपन, वह चीज़, ठीक है। एक तो निर्वाह, एक जीवन स्तर, दोनों अलग अलग चीज़ होती है, इसके अंदर बताइए। अब देखिए आप निबंध, क्या निबंध पढ़े, खूब सारे निबंध हमने पहले, पता एक बात फिक्स कर ली थी कि निबंध आपको पढ़ना है ही नहीं, केवल आपको लिखना है, प्रैक्टिस करना है। क्यों, हमें केवल राजस्थान पे ही लिखना है, क्योंकि राजस्थान पे देख पक्का आएगा, और ये हमने क्लास में लिखा था, ये क्लास में लिखवाया था कम से कम, ठीक है। और पेपर में भी दिया था, और अपने क्लास में भी लिखवाया था, दोनों चीज़ें थी कि भाई खूब सारे लिखवाए थे राजस्थान के, और भी लिखवाए थे, ऐसी बात है एक ही लिखवाया था, खूब लिखवाया था, लेकिन ये भी था उसके अंदर,
बात ये है। तो अब क्यों फालतू दूसरी चीज़ें पढ़ें जब ये हम राजस्थान पढ़ रहे हैं। भाई राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं, राजस्थान सारा पढ़ रहे हैं, आरएस में एफर्ट करना पड़ा राजस्थान के लिए, पूरा कल्चर पढ़ा आपने, हर चीज़ पढ़ी है, ज्योग्राफी वगैरह सब पढ़ा है, ठीक है। तो जब उसके संबंधित कोई भी आया तो अपने पास मैटर तो खूब है। अब उसको एक ढंग से एक खाके में लिखना ही तो है, और क्या। निबंध क्या है, एक नियम रूप से नियमावली बंधा हो पूरा, वो जो टॉप से बॉटम आपको एक लाइन में लगे पढ़ने में, वो निबंध होता है। उसमें कहीं भी मतलब आपके जो पढ़ने की प्रक्रिया है, ठीक है, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, कहीं भंग नहीं होने चाहिए, वो निबंध होता है सही बढ़िया निबंध। देखा आप, जैसे निबंध था एक, कैसा लिखा आपने, एक लिखवाया था इसके अंदर। अब है क्या, 2 लाइन लिखनी है, ये होगी लाइन यहाँ पर। थार रेगिस्तान में सूरज दे उपहार, सौर ऊर्जा बन रही हो विकास रो आधार। वही हिंदी वाले लेने क्या करो, रास्ता ने लिख दिया हल्का सा उसको, और क्या। फिर उसके नीचे देखो प्रस्तावना पूरी, फिर वही आपको करना क्या, जो है सौर ऊर्जा की रास्ता अग्रणी भूमिका खूब है, आपने जो पढ़ा है, आर्थिक समीक्षा में पढ़ा है, ज्योग्राफी में पढ़ा है, वो सारी बातें इसके अंदर लिखनी है। सोलर प्लांट वगैरह सारे, पवन ऊर्जा का विस्तार, अन्य नवीकरण की संभावना है, क्योंकि सब सीमा है, तो सब सीमा ऐसा नहीं सब कुछ डालते हैं, नहीं, हर चीज को वहां दिखाना थोड़ा थोड़ा, उस सब सीमा को ध्यान में रखे, ठीक है। सरकारी पहलें और नीतियां जो चल रही है, लाभ और भविष्य की दिशा, ठीक है। और लास्ट में उपसंहार, वही एरआर की जिस प्रकार से बात की थी हमने, ठीक है। और उपसंहार के बाद में लास्ट में एक वो वापस थोड़ा सा शुरुआत भी पंक्तियों से की, अंत भी पंक्तियों से की। राजस्थान में लिखा है तो राजस्थानी के संबंधित कोई पंक्तियां हो तो अच्छा लगा थोड़ा। धूप थार की दे उजास, पवन करे संचार, और सौर पवन और वायों से रोशन हो घर बार। इस प्रकार से पेपर था पूरा हिंदी का। आपने किस प्रकार से किया है, कैसा किया है, अपना सेल्फ इवोल्यूशन करना, आप एक बार बताना कहाँ कहाँ आपने प्रश्न कैसे किए हैं, कहाँ कुछ लिखा है, ठीक है, कैसे कुछ मिस्टेक हुई है। पेपर बहुत आसान था, पेपर हिंदी के पेपर हमेशा आसान ही होते हैं, बस जब लिखते हैं ना तब दिक्कतें आती है, और कुछ नहीं। हिंदी का पेपर एग्जाम से बाहर आने के बाद बहुत आसान लगता है, जब देते हैं उस समय वो याद नहीं आती चीज़ें। तो हमने क्लास में जो बात भी सर यही की थी कि आप वहाँ उसी समय पूरी प्रैक्टिस करो, पूरा लिखो उस चीज़ को, किस प्रकार से करें, क्या करें। गेम पूरा प्रैक्टिस का है। आप सोच रहे हो ठीक है मैं महीने भर पढ़ लूँ, हिंदी कर लूँगा, ऐसा नहीं होता है, या 2 किताब रट लूँ और कर लूँ, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिस जितने लिखेंगे उतना इसके अंदर सीखने को मिलेगा। भाई मैथ्स में क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू पढ़ लिया था, आपके सब सही थोड़ी होंगे जब तक उसको सॉल्व नहीं करोगे आप, जब तक खूब सारे प्रश्न सही नहीं करोगे। तो वही हिंदी के अंदर है, बहुत सामान्य भाषा है, बहुत सामान्य प्रश्न आते हैं, बस ये है कि उसको थोड़ा फालतू बोझिल बना दिया है, क्या नहीं नहीं पता नहीं, हवाई लोगों में डर बना दिया पूरा, हिंदी पता नहीं क्या ही है कैसे ही, ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत आसान सब्जेक्ट है, ठीक है। बस ये थोड़ा इसको पढ़ने के लिए तो उसको तो टाइम देना बहुत जरूरी है, ठीक है। और पढ़ने की एक अपना अप्रोच हल्की चेंज करनी बहुत जरूरी है, बेसिक्स आने बहुत जरूरी है हिंदी के। भाई हमें आ तो यार व्याकरण नहीं रही है, मतलब वर्णमाला नहीं आ रही है, और हम बात कर रहे हैं कि समय संधि में ये हो जाता है, उपसर्ग में कैसे होगा, पॉसिबल नहीं है ना वो चीज़। तो वो चीज़ है, पहले बेसिक्स पढ़ो आप आराम से उस चीज़ को, ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ो। और कंप्रेशन पार्ट तो केवल प्रैक्टिस का है, जितने आप पल्लवन और संक्षिप्तीकरण लिखोगे उतना उसमें फायदा होगा। और ऐसा नहीं कोई भाई स्पेसिफिक कोई लाइन नहीं, कोई रैंडम पंक्ति उठाई और लिखा, जैसे ये लिखा हुआ देखो आप, बिल्कुल सामान्य पंक्ति दी थी, अब इसमें लिखने का गेम है, जो जैसा लिखेगा उसको वैसे मार्क्स मिलेंगे इसके अंदर, 1 नंबर भी मिलेगा और 7-8 तक भी गेम पहुंचेगा। भाई पंक्ति जिसको 1 नंबर मिला है उसको भी पंक्ति समझ में आई है, और जिसको 8 मिले उसको भी समझ में आई है। बस ये 7 नंबर का गैप किस चीज़ का है, कि वो लिखने का, वह चीज़ है, ध्यान रखना। बाकी हम बहुत जल्द मेंस के संबंध में वापस बैच स्टार्ट करेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे, उसमें आप देखते रहना साथ साथ में, जो भी आपकी प्रश्न हो, जो भी आपकी समस्याएं हो, समस्याओं का समाधान करेंगे अपने आप, ठीक है। आप इसको एवोल्यूशन करना, वापस एक बार देखना ढंग से कैसे क्या किया है, वापस बताना आप लोग आपने कैसे किया है, किस प्रकार से किया है। तो हमने सारे इसी प्रकार पत्र लेखन वगैरह सारे पत्र ऐसे लिखवाए थे, कार्यालय आदेश वगैरह सारे कि किस प्रकार से लिखना है, इंट्रो में क्या जो मिडिल पॉइंट है उसमें क्या कैसी चीज़ लिखनी है, किस प्रकार से। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा लिख दे उसके अंदर, नहीं, अगर हम ज़्यादा लिख रहे हैं और गलती कर रहे हैं उससे अच्छा कम सही लिखो ना आप, वो चीज़ है। तो एक मार्क्स लाने की टेक्निक जो है, किस प्रकार से ज़्यादा उस चीज़ को खींचे नहीं, और एक सतत रूप से एक लाइन में चलकर एक अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। अब हिंदी का पेपर देखो आपने, 50 में से 10 सवाल लोकोक्ति मुहावरों के थे, और मैं बताऊँ 90% लोगों को दिक्कत लोकोक्ति मुहावरे में ही होती है, क्योंकि हर वाक्य होते ही नहीं। अरे वो तो करोगे तो होंगे ना भाई, आपने किए ही नहीं, आप सोच रहे मैं सीधा एग्जाम में कर लूँगा, कैसे पॉसिबल है वो चीज़। वह चीज़ है, बाकी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।